नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 10 की क्षितिज जो पुस्तक है उसमें अंतिम कविता जो है ऋतुराज की कन्यादान उसका अध्ययन करेंगे। छोटी सी कविता है। हमेशा की तरह सबसे पहले तो अपन कवि का जीवन परिचय देखेंगे, फिर पाठ परिचय और उसके बाद में छोटी सी कविता पढ़ेंगे। तो देखिए, ऋतुराज का जन्म 1940 में हुआ था। अब देखिए जीवन परिचय। ऋतुराज का जन्म 10 फरवरी 1940 को भरतपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ? भरतपुर में, जो कि राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है, ज़िला है। एक बार द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में यहीं से प्रश्न पूछा था कि कौन सा कवि है जो राजस्थान से संबंध रखता है। तो ध्यान रखिएगा, ऋतुराज भरतपुर से। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर है, वहाँ से अंग्रेजी विषय में एमए किया। 40 वर्ष तक उन्होंने अंग्रेजी साहित्य का अध्यापन कार्य करवाया और उसके बाद में वो सेवानिवृत्त होकर के वर्तमान में ऋतुराज जी कहाँ रह रहे हैं? जयपुर में रह रहे हैं। सेवानिवृत्त का मतलब होता है रिटायरमेंट। ध्यान रखिए, छोटे बच्चों को पता नहीं होता है। उसके बाद अब तक इनके 8 कविता संग्रह क्या हैं? प्रकाशित हो चुके हैं। इनमें से मुख्य हैं, देखो, एक मरण धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत नीरत और लीला मुखारविंद। ये इनके मुख्य काव्य संग्रह। काव्य संग्रह का मतलब कविता संग्रह। इनके इन संग्रहों में इनकी कविताएं संग्रहित है। एक मरण धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत नीरत और लीला मुखारविंद। इनको मुख्य पुरस्कार सोमदत्त परमिल सम्मान मिला है, मीरा पुरस्कार मिला, पहल सम्मान और बिहारी पुरस्कार हैं। ये पुरस्कार इनको मिल चुके हैं। आशा करता हूँ यहाँ तक की बात आराम से समझ में आई होगी। आगे देखो, ये किस प्रकार के कवि थे? मुख्य धारा से अलग, समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का मुख्य विषय बनाया। मुख्य धारा के से अलग हट करके समाज के हाशिए के लोगों को की जो चिंताएं हैं उनको ही ऋतुराज ने अपने लेखन का मुख्य विषय बनाया। इनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभवों का यथार्थ चित्रण, यानी दैनिक जीवन में जो अनुभव होते हैं उनका यथार्थ चित्रण किया है। और अपने आसपास में रोजमर्रा, यानी अपने आसपास में रोजमर्रा यानी हमेशा घटित होने वाली सामाजिक विसंगतियाँ, यानी समाज में जो विसंगतियाँ इनको नज़र आ रही हैं और विडंबनाओं पर इनकी गहरी निगाह ये डालते हैं। यानी समाज में हमेशा जो घटित हो रही हैं विसंगतियाँ और विडंबनाएं हैं, इन पे निगाह डालते हैं। यही कारण है कि इनकी भाषा अपने परिवेश यानी अपने आसपास के वातावरण और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। इनकी जो भाषा है वो अपने वातावरण के आसपास और लोक जीवन से जुड़ी हुई भाषा का इन्होंने प्रयोग किया। आशा करता हूँ पाठ परिचय और कवि परिचय आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कहाँ जन्मे, क्या क्या लिखा, कहाँ पर नौकरी की और कहाँ वर्तमान में रह रहे हैं, कौन कौन सी रचनाएं हैं और कौन कौन से पुरस्कार। ये 10वीं के विद्यार्थियों को अच्छे से याद करना है, क्योंकि एक प्रश्न यहीं से परीक्षा में उठाया जाता है। अब देखिए पाठ परिचय। पाठ परिचय में देखो, कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख देती है। कन्यादान जो कविता है उसमें माँ होती है, वो अपनी बेटी को स्त्री के जो परंपरागत आदर्श होते हैं उनसे हटकर के एक शिक्षा दे रही है। ये दे रही है कि कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था के द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी प्रतिमान गढ़ लिए गए। यानी समाज जो है उसमें ऐसी व्यवस्था बना दी है कि स्त्रियों के आचरण से संबंधित जो प्रतिमान हैं वो गढ़ लिए हैं। वे आदर्श के मुखोटों में बंधन होते हैं। सिर्फ आदर्श यानी दिखावे में ये बंधन रहते हैं। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा होता है। कोमलता का जो गौरव होता है इसमें स्त्री की कमजोरी होती है, उसका उपहास यानी मजाक छिपा रहता है। लड़की जैसी दिखाई देने में उनके आदर्शीकरण का प्रतिकार है। माँ बेटी के सबसे निकट और उसके सुख दुख की सहेली होती है। माँ बेटी होती है वो माँ के सबसे निकट होती है और सुख दुख में उसकी सबसे ज़्यादा साथ देने वाली जो सखी या सहेली होती है, सबसे अच्छी जो मित्र होती है, वो बेटी होती है माँ की। ये बात बिल्कुल कटु सत्य है। इसी कारण उसे अंतिम पूंजी का यानी बिल्कुल नज़दीक सहेली होती है, सुख दुख की साथी होती है। इसी कारण तो माँ होती है वो अपनी बेटी को अपने जीवन की सिंचित अंतिम पूंजी कहा गया है। कविता में कि कवि की कोई भावुकता नहीं है, यानी भावना नहीं है बिल्कुल भी, बल्कि माँ के संचित अनुभवों की ये पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। माँ ने अपने जीवन में जितने भी अनुभव इकट्ठे किए हैं, संचित किए हैं, उन सभी अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है ये कविता के भाव। इसमें छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति
ऋतुराज की गहरी संवेदना अभिव्यक्त हुई है। ये बिल्कुल छोटी सी कविता है। इसमें ऋतुराज की गहरी संवेदना यानी अपनी भावनाएं हैं वो अभिव्यक्त कवि ने की है। अब देखो अपन छोटी सी कविता का अध्ययन करेंगे। बहुत ही प्यारी सी कविता है। देखिए कितना प्रामाणिक था। अब एक बात और ध्यान में दो, छोटे बच्चे होते हैं चाहे बड़े हों, अधिकांश विद्यार्थी प्रामाणिक शब्द ही शुद्ध मानते हैं। प्रामाणिक, ध्यान रखिएगा, प्रामाणिक की जगह प्रामाणिक जो शुद्ध शब्द होता है वो शुद्ध होता है। ध्यान रखिए, आम बोलचाल में अपन प्रामाणिक बोलते हैं जी, प्रामाणिक नहीं होगी, प्रामाणिक होता है। इक प्रत्यय जुड़ते ही प्रथम वर्ण में वर्दी कर देता है। ए होता है उसमें आ बना देता है, ई का आई हो जाता है, ऊ का औ हो जाता है, री का आर हो जाता है। ये ध्यान में रखिएगा, है ना। उपनिवेश के एक जोड़ेगे तो औपनिवेशिक हो जाएगा, ईश्वर के एक जोड़ेगे तो ईश्वर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो कितना प्रामाणिक था उसका दुख, किसका, माँ का, लड़की को दान देते वक्त जैसे उसकी जीवन की अंतिम पूंजी हो। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान देते वक्त जैसे वह उसकी अंतिम पूंजी हो। देखिए बेटी का कन्यादान करते समय की बात है। बेटी का कन्यादान करते समय माँ बहुत दुखी थी। चाहे कोई भी माँ हो अपनी बेटी का कन्यादान करती है तो वो दुखी होती है। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसके जीवन की संचित अंतिम पूंजी है। उसको, माँ को ऐसा लग रहा था कि वह उसके जीवन में सिंचित अंतिम पूंजी से वह क्या है, बिछुड़ रही है, यानी अलग हो रही है। माँ का ये जो दुख होना, दुखी होना, माँ का ये दुख है वो ना तो बिल्कुल दिखावा, ना ही कोई रीति रिवाज मात्र के लिए नहीं करती है। कोई भी माँ हो जब अपनी बेटी को विदा करती है, अपनी कन्या का दान करती है तो वो बहुत दुखी होती है। वो न कोई बिल्कुल दिखावा होता है उसमें, ना ही कोई रीति को निभाना होता है। वह उसका दुख रियल में वास्तविक दुख होता है वो अपने उसके जीवन का, जिससे हर कन्या की माता है उसको गुजरना पड़ता है। उसको बहुत दुख महसूस होता है उस समय जब वह अपनी बेटी को है वो विदा करती है। वो उसके जीवन की अंतिम पूंजी समान होती है। वो भी उससे आज उसे ऐसा लगता है कि आज मेरी पूंजी भी मुझे छोड़ कर के वो जा रही है। आशा करता हूँ यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली और सरल थी। उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांसना नहीं आता था। पीठी खाती वह धुंधले प्रकाश की। आगे देखिए, लड़की अभी सयानी नहीं थी। माँ कन्या को कुछ ऐसी उपयोगी और व्यवहारिक शिक्षाएं देना चाह रही थी कि लड़की है वो अभी भोली और सरल स्वभाव की थी। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली और सरल थी। लड़की अभी इतनी समझदार नहीं हुई थी, बिल्कुल अभी भोली और सरल स्वभाव की थी। उसे सांसारिक व्यवहार है, लड़की को जो है वो, उसको सांसारिक जो व्यवहार है उसका, जीवन का कठोर सच्चाइयों का लड़की को क्या था, ज्ञान नहीं था। यानी सुख का तो आभास था उसे, परंतु दुख बांसना नहीं आता था उसे। जीवन में कठोर सच्चाइयों का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। उसके मन में वैवाहिक जीवन जो है उसके सुखों की एक, उसे सुख का आभास था। उसके मन में वैवाहिक जीवन के सुखों की एक स्पष्ट सी तस्वीर तो थी, लेकिन वह जुड़े हुए दुखों और समस्याओं से वो बिल्कुल अपरिचित, यानी उसे दुख बांसना नहीं आता था। उसको ऐसा लगता था, इतना तो इसको पता था कि वैवाहिक जीवन है उसमें सुखों की एक अस्पष्ट सी तस्वीर उसे दिखाई दे रही थी। सुख का आभास तो था लेकिन दुख बांसना नहीं आता था। लेकिन लड़की को क्या है कि जीवन से जुड़े हुए दुखों और समस्याओं से वो बिल्कुल क्या थी, अपरिचित थी। पीठी का थी एक धुंधले प्रकाश की, कुछ तर्कों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। यानी कम आयु और भोले स्वभाव के कारण आगामी जीवन उसके लिए धुंधले प्रकाश की पीठिका सा लग रहा था। यानी सामने जो जीवन था, उसके ससुराल का जो जीवन था और भी जो जीवन पड़ा था, वह उसे आगामी जो जीवन था वह भोले स्वभाव होने के कारण उसे धुंधले प्रकाश की एक पीठिका वाली कविता के समान दिखाई दे रहा था। कुछ तर्कों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों का, इसमें कुछ तुक और कुछ लयबद्ध यानी लय में बंधी हुई सुखद पंक्तियां को ही वह पढ़ने और समझने में समर्थ थी। यानी कुछ कुछ चीज़ें थी वो उसको जानती थी, जबकि जीवन का संघर्ष है वो नहीं समझ सकती थी। इसको अपन यूँ कह सकते हैं कि अभी उसे जीवन के कड़वे अनुभवों का ज्ञान है वो बिल्कुल नहीं था। जबकि वह कुछ तुक और कुछ लयबद्ध जो पंक्तियाँ होती हैं, यानी सुखद जो पंक्तियाँ होती हैं, उनको ही वह पढ़ने में समर्थ थी। जबकि जीवन के कड़वे अनुभव का उन्हें अभी तक कोई बिल्कुल भी ज्ञान है उस बच्ची को नहीं था। बिल्कुल भोली और सरल स्वभाव की वो थी। आगे देखिए, माँ ने कहा, पानी में जाकर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक ब्रह्मों की तरह हैं, बंधन है ये स्त्री के।
माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की की जैसी दिखाई मत देना। बहुत ही प्यारा पद्य है। माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। विदा होकर जब ससुराल जाती है उसकी बेटी, तो शिक्षा देते हुए माँ अपनी बेटी को क्या कहती है, देखो कि विदा होकर के जब ससुराल जाने वाली बेटी है उसको माँ शिक्षा के रूप में क्या कह रही है कि बेटी ससुराल में अपनी सुंदरता पर मत रीझना। माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, कि बेटी ससुराल में अपनी सुंदरता पर बहुत प्रसन्न मत होना, यानी उस पर बहुत ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, कि ज़्यादा प्रसन्न होकर नहीं रहना है। तुम्हारी ये सुंदरता किसी को प्रसन्न करेगी तो किसी को के मन में ईर्ष्या भी पैदा करेगी, यानी तुम्हारी ये सुंदरता किसी को प्रसन्न करेगी जबकि किसी के मन में तुम्हारे प्रति वो ईर्ष्या भी पैदा कर देगी। ये तुम्हारी सुंदरता वही ईर्ष्या का कारण भी हो सकती है। सुंदरता पर इतराने से अनेक समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। तुम अगर सुंदरता पर इतराओगी तो तुम्हारे सामने बहुत सी समस्याएं हैं वो क्या हो जाएंगी, खड़ी हो जाएंगी। ध्यान रखना, स्त्री के लिए आग केवल रोटी सेकने के लिए होती है। कभी भी आवेश में आकर या फिर हताश होकर आग लगाकर जल मरने वाली बात मत सोचना। आग रोटियां सेकने के लिए होती है, जलने के लिए। आगे क्या कहती है कि ध्यान में रखना बेटा कि स्त्री के लिए आग होती है वो रोटियां सेकने के लिए होती है। कभी भी तुम मैंने आवेश में या गुस्से में आकर के अपने आप हताश होकर के आग लगाकर जल मरने वाली बात है वो बिल्कुल भी मत सोचना। यानी जो आग होती है वो रोटियां सेकने के लिए होती है, जबकि तुम कभी भी यानी गुस्से में या आवेश में या फिर हताश होकर के आग लगाकर जल मरने वाली बात मत सोचना। सूझबूझ और साहस से इन समस्याओं का, यानी अपने जीवन की सूझबूझ और साहस से इन सारी जो समस्याएं तुम्हारे सामने हैं उनका सामने करते हुए तुम्हें अब जीना होगा। ससुराल में आगे देखो, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन होते हैं स्त्री के। ससुराल में तुम्हें कीमती वस्त्र और आभूषण पाकर के तुम ज़्यादा खुश मत होना। ये गहने और कपड़े जो है ना, ये भ्रम में डालने वाले शब्दों की तरह हुआ करते हैं। यानी वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री के, कि ससुराल में अगर तुम्हें कीमती वस्त्र और आभूषण जो मिलेंगे उसे तुम पाकर के ज़्यादा खुश मत होना। ये कपड़े और गहने हैं, ये केवल भ्रम में डालने वाले शब्दों के लिए हुआ करते हैं। ये स्त्री के बंधन में डाल देने वाली हथकड़ियाँ और बेड़ियों के समान होती हैं। वस्त्र और आभूषण कैसे होते हैं स्त्रियों के लिए, स्त्रियों को बंधन में डाल देने वाली हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ के समान होती हैं। इनके मोह माया में फंस करके अपनी सही सोच से दूर मत हो जाना, यही तुम्हारे लिए बिल्कुल सही होगा। कभी तुम मन इन वस्त्रों और आभूषणों के चक्कर में आकर के और किसी इन बंधनों में पड़ जाओ, ये तुम्हारे लिए बेड़ियाँ का काम नहीं कर बैठें कभी भी, इस बात का ध्यान रखना। उनके मोह में फंस करके अपनी सही सोच से दूर मत हो जाना, यही है। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, कि तुम लड़की हो परंतु लड़की होना कोई कमजोरी की बात नहीं है बल्कि स्वाभिमान की बात है। कभी भी अन्याय और अपमान के साथ अपने जीवन में समझौता मत करना। माँ ने क्या कहा कि तुम लड़की हो किंतु लड़की की तरह दिखाई मत देना, क्योंकि लड़की को लोग कमज़ोर समझते हैं। लड़की होना कोई कमज़ोरी की बात नहीं है बल्कि एक स्वाभिमानी की बात है। कभी भी जीवन में अन्याय और अपमान से अपने जीवन में समझौता मत करना, यानी अपने जीवन में कभी भी आपको अन्याय का सामना करना पड़े या फिर आपका अपमान हो रहा हो तो वहीं पर तुम्हें झुकना नहीं है, उसके साथ समझौता नहीं करना, बल्कि अपने जीवन में हमेशा संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना है। ये छोटी सी कविता ऋतुराज जी की है। आशा करता हूँ कि पूरी कविता अच्छे से समझ में आई होगी। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद दोस्तों। कल से शुरू करते हैं 11वीं और 12वीं का कोर्स।